अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वो टॉपिक है जो कि हमारा हर चैप्टर में आता है, जैसे कि मेंसुरेशन में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है जिसके जो है वो सेपरेट क्वेश्चंस भी आते हैं। मेंसुरेशन में भी आता है, बेयरिंग के टॉपिक में भी आता है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को डील करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री we need to understand triangles. थ्री टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं जिनको हम डील करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट इज इक्विलैटरल। इक्विलैटरल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं, तीन साइड्स होती हैं क्योंकि ट्राइंगल में, तो उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। इस जो डैश है ना, यहाँ पे ये डैश आपको बताता है कि ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड्स बराबर हैं। व्हिच मीन्स कि अगर मैं कह दूं ये 5 है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिस तरह हमने कहा कि साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह इनके जो एंगल्स हैं वो भी सारे बराबर होते हैं। अब वो कितने होते हैं? दैट इज 60। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पढ़ा पढ़ा है कि ट्रायंगल जो है उसकी सम ऑफ एंगल्स जो हैं वो होते हैं 180 के बराबर। तीनों अगर उसके एंगल्स को हम ऐड करें तो वो 180 के बराबर होते हैं। वी नो दिस प्रॉपर्टी। तो अगर हम 180 को डिवाइड बाय 3 करें तो वो बनता है 60। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स जो हैं वो 60 के बराबर होते हैं। सो उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या याद करनी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये याद करनी है कि ऑल एंगल्स आर 60। अगर अब आप इसको इस तरह से याद मत करो कि सारी इसके एंगल्स इक्वल होते हैं, आप इसको इस तरह याद करो कि इसके सारे एंगल्स 60 होते हैं। उससे आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो फास्ट होती हैं। उसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज कि इफ वी मेक 90 डिग्री की हाइट ऑन द बेस साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट कट्स द बेस इन टू इक्वल पार्ट्स। अब ये प्रॉपर्टी सुन के काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हर ट्राइंगल में होता है, बट दैट्स नॉट द केस। हर ट्राइंगल का बेस जो है वो इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होता। अगर हम उसकी 90 हाइट बनाएं, मतलब 90 डिग्री के ऊपर हम इसकी हाइट बना दें इस तरह से, तो हर ट्राइंगल की बेस इक्वल नहीं होती। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती है। अब इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर 90 डिग्री की हाइट बना देती हूँ, 90 डिग्री के एंगल पे हम हाइट बना देते हैं, तो डू यू थिंक इसका जो बेस है, ये वाला जो बेस है और ये वाला जो बेस है वो इक्वल हो रहा है? दैट्स नॉट द केस। अब इसमें क्या है, आप देखो तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा बेस जो है वो ज्यादा है और यहाँ पे हमारा बेस जो है वो कम है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ना तो ये इक्विलेटरल है, ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ना ही ये हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल है। नीदर आइसोसेलेस और नॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस वजह से इसकी जो बेस है वो हाफ या इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होती। ठीक है, बेस इज नॉट इक्वल व्हेन 90 डिग्री हाइट इज क्रिएटेड। तो इस केस में ये सीन नहीं होता। तो हमें जो याद करना है वो इसकी इक्विलेटरल की तीनों प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि सारे साइज इक्वल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी सारे एंगल 60 हैं। और अगर हम इसको हाइट बना दें, मतलब ट्रायंगल को 90 डिग्री की हाइट बना दें इसके ऊपर, तो उसका बेस जो है वो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाता है, यानी हाफ हाफ हो जाता है। फॉर इंस्टेंस ये 6 है तो फिर ये कट होने के बाद 3 ये और 3 ये बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो क्या होता है? अब आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये साइड्स और ये साइड इसकी बराबर है, तो उसी केस में ये भी होगा कि उसके कोई भी दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को।
पहली तो ये कन्फ्यूजन है कि अगर फॉर इंस्टेंस ये वाली हमारे पास जो है साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस साइड का मतलब समझते हैं कि ये एंगल होगा, और इस साइड का मतलब समझते हैं कि ये एंगल होगा, बट ऐसा नहीं है। जो साइड होती है ना, उसका जो एंगल होता है वो हमेशा ऑपोजिट वाला होता है। व्हिच मीन्स अगर मैं इस साइड की बात करूं, तो इस साइड का जो एंगल है वो ये होता है, ये वाला। और इसी तरह से अगर हम इस साइड की बात करें, तो इसका जो एंगल है वो ये वाला होगा। और इसी तरह से अगर हम इस वाली साइड की बात करें, यानी ये वाला, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला एंगल होगा इसका। जैसे कि अक्सर हम ट्रिग्नोमेट्री में, अगर हम इसको स्मॉल ए से हम साइड को डोनेट कर रहे हैं, तो उसका जो एंगल है वो ये वाला होगा, कैपिटल ए। इस तरह से हम डोनेट करते हैं। तो ये आपने लाज़मी याद रखना है कि अगर ये साइड है तो उसका जो एंगल है वो ये होगा, और ये साइड है तो उसका एंगल ये होगा। तो अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि इस साइड का एंगल ये है और इस साइड का एंगल ये वाला है। अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा कोई सीन होता कि हम कहते हैं ये डैश और ये वाला डैश, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो अब मतलब कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आपने समझना है। तो आइसोसेलेस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी और कोई भी 2 एंगल्स इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द साइड्स। ये कौन-सी साइड्स इक्वल हैं? उसके बाद इसमें भी यही सेम प्रॉपर्टी लगती है, यही वाली इक्विलैटरल वाली, कि अगर हम 90 डिग्री की हाइट बना देंगे बेस के ऊपर, तो बेस जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा। फिर इसकी फोर्थ एक और प्रॉपर्टी है, और ये है कि इफ एनी वन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60, अगर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में से किसी का कोई भी एंगल 60 है, मतलब ये 60 है या ये 60 है या फॉर इंस्टेंस ये 60 है, तो तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स में से अगर कोई भी एंगल 60 है, बट शर्त क्या है कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बेसिकली यही है कि क्योंकि हमने कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि कोई भी 2 एंगल्स या 2 साइड्स बराबर होंगी। तो अगर फॉर इंस्टेंस मैं कह देती हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये 60 है, और हमने ये मेंशन कर दिया कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर आप खुद ही कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर हम इसी ट्रायंगल को लेते हैं, तो इसका मतलब ये एंगल अगर 60 दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी 60 होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम 180 में से 120 माइनस करते हैं, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 60। तो इसका यही मतलब है कि ये भी 60, और जब तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इस तरह से हमने इन दो ट्रायंगल्स को समझ लिया। अब जैसे कि एक एग्जांपल है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ ए बी। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसका हमें साइड कैलकुलेट करना है। तो अगर आप खुद नोटिस करो, तो यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल है, हमें पता चल रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब कैसे पता चला? हमें ये साइड्स देख के पता चला। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से डैशेस बनाए हुए हैं कि ये और ये डैश दिया हुआ है तो मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें इस तरह से भी एग्ज़ामिनर कभी दे देता है कि ये 2 साइड्स इक्वल दे देता है। अब दोनों साइड्स बराबर हैं, तो हमें पता चल गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी एंगल 60 हुआ और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो उसका ये मतलब है कि उसके सारे एंगल जो हैं वो 60 होंगे। और क्योंकि ये सारे एंगल 60 हैं, तो ये क्या बन गया? अब ये बन गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका क्या मतलब है? ऑल साइड्स इक्वल। तो इसका ए बी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 15, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है?
सो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, वो एक इस तरह का ट्रायंगल होता है जिसके अंदर हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। अब 90 डिग्री एंगल में स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो है परपेंडिकुलर और बेस के अंदर। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये हाइपोटेन्यूज तो पता होता है कि जो 90 के ऑपोजिट साइड में जो साइड आती है ना, उसका ये मतलब है कि ये एक हाइपोटेन्यूज है। इस एच का मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब मसला क्या आता है? मसला आता है परपेंडिकुलर और बेस के अंदर। उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इसका मैं आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। इसमें अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं अपना एक ट्रायंगल बनाती हूँ, कुछ इस तरह से, जैसे कि ये जो पहले ट्रायंगल बना हुआ था। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो, तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया है। तो स्टूडेंट्स फ़ौरन से ये देख लेंगे, आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज़ बन गया। अब मसला कहाँ आता है? परपेंडिकुलर में। तो स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है, वो ये बना हुआ होता है कि 90 डिग्री के साथ जो लाइन बन रही है, उसको वो परपेंडिकुलर मान लेते हैं और जो यहाँ पे बची हुई लेंथ होती है, दैट इज़ कॉल्ड बेस। बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे जो है, वो परपेंडिकुलर यहाँ पे ज़रूर है। ये हमने देख लिया कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। वो कैसे? कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है तो स्टूडेंट्स फ़ौरन कह देंगे कि ये परपेंडिकुलर है और जो बचा हुआ है वो बेस है। बट दैट्स रॉन्ग। वैसा क्यों है? क्योंकि इस केस के अंदर हम लोग ये बता ही नहीं सकते कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन-सा है और यहाँ पे बेस कौन-सा है। व्हाय? अब ऐसा क्यों है? यहाँ पे अगर हम इसको कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों गलत होता है? ये इसलिए गलत होता है क्योंकि जब तक हम लोग या हमें ये ना पता हो कि जो है वो एंगल किस तरफ है, हम ये नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊँ वापस से कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है? मैं यहीं पे 90 बना रही हूँ, लेकिन मैं फॉर इंस्टेंस एक एंगल भी बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो इस केस में अब जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि परपेंडिकुलर इस साइड होगा और यहाँ पे हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो य अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जिस साइड पे यहाँ पे 90 बन रहा है, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एंगल किस तरफ मार्क्ड है। तो डिपेंड्स ऑन एंगल कि जिस तरफ एंगल होता है हमेशा परपेंडिकुलर साइड उस तरफ होती है। जैसे मैंने ट्रायंगल का आपको बताया कि ट्रायंगल में जो ये साइड है इसका एंगल हमेशा ऑपोजिट साइड वाला होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारा एंगल है तो परपेंडिकुलर हमेशा उसका ऑपोजिट साइड होती है। तो इस तरह से आपने कभी भी अपने ट्रायंगल में 90 को देख के 90 डिग्री एंगल को देख के फौरन से ये नहीं कहना कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। और ये मिसकंसेप्शन डी बुक की वजह से बनी है, क्योंकि डी बुक के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो इस तरह बने हैं कि उनका ना एंगल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ होता है, जिसकी वजह से उनका परपेंडिकुलर हमेशा 90 के साथ बनता है। मतलब अगर हम इस तरह से भी एक ट्रायंगल बना दें, यहाँ 90 बना दें, यहाँ वो एंगल बना देते हैं, तो उस वजह से हमेशा परपेंडिकुलर यहाँ बनता है, यहाँ कोई परपेंडिकुलर नहीं बनता। तो इस वजह से स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जहाँ पे भी 90 होगा वहाँ परपेंडिकुलर होगा, बट दैट इज नॉट द केस। तो सबसे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि कभी भी आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल को देख के ये नहीं कहना कि ये परपेंडिकुलर है या ये बेस है। तो आप सिंपली क्या कर लो, ए और बी जो है उसको मार्क कर लो। तो हम कहते हैं कि राइट एंगल की जो लेग्स हैं उनको हम कहेंगे कि वो ए और बी हैं, ना कि परपेंडिकुलर या बेस। तो हम एक साइड तो जानते हैं हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के ऑपोजिट वाली होती है। बाकी आप दोनों में से किसी को भी ए या बी बोल दो। परपेंडिकुलर और बेस तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक हमें एंगल ना दिया हुआ हो। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर और बेस अंटिल एंड अनलेस एनी वन एंगल इज नॉट मार्क्ड। तो ट्रायंगल का कोई भी परपेंडिकुलर या बेस नहीं होता जब तक उसके पास कोई एंगल ना हो। अब ये कॉन्सेप्ट था। अब हम आ जाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन-कौन से फ़ॉर्मूलाज़ लगते हैं और कब-कब लगते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इस केस में हमने बस इनकी प्रॉपर्टीज समझनी है, हम इसको किस तरह यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। बट राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, उसमें अक्सर कन्फ्यूजन्स आती हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं, उसके अंदर 2 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो पाइथागोरस थ्योरम है, दूसरा है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब जो पाइथागोरस थ्योरम है, उसके अंदर लाज़मी है कि कोई एंगल्स इन्वॉल्व्ड ना हो। पाइथागोरस थ्योरम को आप याद कर लो, सिर्फ तभी यूज होगा जब सिर्फ साइड्स का मामला चल रहा हो, कोई एंगल इन्वॉल्व ना हो। अब एंगल इन्वॉल्व ना होने का मतलब ये है कि ना तो वो दिया हुआ हो, ना ही वो ढूंढने के लिए कहा हो, मतलब ना हमें वो फाइंड करना हो और ना ही वो गिवन हो। तब हम क्या देखेंगे कि भाई सिर्फ साइड्स के साथ हमें खेलना है, तो हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और अगर एंगल्स इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे कि गिवन हो या फिर फाइंड करना हो, तो उस केस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। ठीक हो गया? अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसको देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफी स्टूडेंट्स को ये भी याद होगा कि एच स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर भी होता है। बट मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट सही करवाया ना, कि जब तक आपका एंगल गिवन ना हो तो आप परपेंडिकुलर और बेस को ना मार्क करो। और मैंने ये भी बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल्स इन्वॉल्व ही नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो जब एंगल ही नहीं है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है। हालांकि इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि परपेंडिकुलर कौन सा हो या बेस कौन सा हो, क्योंकि कोई माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो उसका इशू नहीं होता। तो आप या तो ए ले लो या बी ले लो या परपेंडिकुलर ले लो या बेस ले लो, लेकिन इस मिसकंसेप्शन की वजह से बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं आगे। इसलिए आपने इसको ए या बी मार्क करना है। तो पाइथागोरस का सिंपल ये फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई भी करेंगे अपनी आगे एग्जांपल्स में। अब हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे अप्लाई करनी है, बल्कि हम एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है? अब अगर हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि इसकी जो अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। एक्स हमें फाइंड करना है, आप इसको एक्स ही रखो और ये हमारे पास गिवन है। तो सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर। ए हमारे पास एक्स की फॉर्म में आ गया, या बी ले लो, एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमारे पास 12 स्क्वायर हो गया। अब 13 का स्क्वायर होता है 169। ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 15 तक। और एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस हम 144 को इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको आप स्विच भी कर सकते हो। स्विच करते वक्त कोई भी साइन चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने पूरी पूरी साइड चेंज की है। ये हमने मेकिंग सब्जेक्ट फॉर्मूला वाले जो है वो टॉपिक में भी किया था, अच्छे से सीखा था कि किस तरह से साइड्स चेंज होती हैं, प्लस माइनस साइन कब चेंज होती हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे चेंज होता है, वो सब उसमें डिटेल में है। तो अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो वो वाली वीडियो देख ले। अब एक्स स्क्वायर इज 25। अब अगर हमें ये स्क्वायर मूव करना है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाने से ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल क्यों हो रहा है? क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर, और 1/2 की पावर अगर हम एक्स के ऊपर लगा दें, जो कि एक्स के ऊपर ऑलरेडी पावर थी, तो ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हमारे पास एक्स रह जाएगा। और यहाँ पे 25 का रूट 5 होता है, क्योंकि अगर हम 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 25। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो हमें पता चल गया कि एक्स क्या था? 5। अब ये था पाइथागोरस थ्योरम कि इस तरह से अप्लाई होगा पाइथागोरस। अब एक और एग्जांपल। अच्छा नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जांपल है, क्योंकि पाइथागोरस स्टूडेंट्स ने बहुत किया भी होता है, और आगे हम पास पेपर्स भी करेंगे तो उसमें बहुत अप्लाई होगा, तो हम मजीद प्रैक्टिस वहाँ कर लेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर सिर्फ तब यूज होगा, और ये आपने याद रखना है
ये चाहे पाइथागोरस हो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होंगी, नॉर्मल ट्राइंगल के लिए ये यूज नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल ट्राइंगल के अंदर डिफरेंट चीजें यूज होंगी, डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर कोई एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यानी कि गिवन हो या फिर फाइंड करने हो, तो उस केस के अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगते हैं, और वो रेशियोज क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके लिए लाजमी है कि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बेस, ये तीनों साइड्स अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है। और ये लोगों ने याद किए हुए होते हैं इस चीज से कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो उससे क्या होता है कि लोग को याद होता है कि सम से मतलब ये है साइन, पीपल से मतलब पी, हैव से मतलब हाइपोटेन्यूज, तो लोग याद करते हैं सम पीपल हैव। फिर हमारे पास होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली सी से कॉस, ब्राउन से बेस, और फिर हेयर से हाइपोटेन्यूज, तो कर्ली ब्राउन हेयर। फिर थ्रू से टी से टैन, प्रॉपर ब्रशिंग, तो इससे हो गया टैन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस से। कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह याद किया, और दूसरा तरीका है सोका टोआ। अब सोका टोआ के लिए आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एडजेसेंट और ऑपोजिट का। उसके अंदर ये होता है कि काफी स्टूडेंट्स को इस तरह से भी साइंस याद होती हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो थीटा है उसकी ऑपोजिट वाली जो साइड होती है ना, वो उसको ऑपोजिट कहते हैं। परपेंडिकुलर की जगह पे उसको आप ऑपोजिट भी कह सकते हो। और इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो रिमेनिंग जो, क्योंकि हमें पता है जो 90 के ऑपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूज ही होता है, जो रिमेनिंग साइड होगी यानी कि यहाँ वाली, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट या फिर बेस कहते हैं हम इसको। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब बेस और एडजेसेंट बराबर हैं, ऑपोजिट और परपेंडिकुलर बराबर हैं। तो जिन्होंने सो का टोआ याद किया होता है ना, उसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि साइन का मतलब है ओ यानी कि ऑपोजिट, ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का ये है। फिर कॉस थीटा का मतलब होता है ए से एडजेसेंट अपॉन एच से हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह से टेन का उन्होंने याद किया होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से सोकाटोआ भी सेम कॉन्सेप्ट है, और ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है, ये वाला भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो चाहे आप इससे कंफर्टेबल हो या इससे कंफर्टेबल हो, दोनों का सेम मतलब है। तो अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एक्स फाइंड करना है, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि एंगल दिया हुआ है, तो चाहे हमें फाइंड साइड करनी है लेकिन हमें एंगल दिया हुआ है, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपने एक चीज ये करनी है कि सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, या ऑपोजिट कौन सा है, एडजेसेंट, या जो है वो बेस कौन सा है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि एंगल गिवन है, तो ये तो हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक हो गया। अब एंगल दिया हुआ था, ये तो उसकी ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर या ऑपोजिट कहेंगे, दोनों सेम चीज है। इसी तरह से जो रिमेनिंग होगी, रिमेनिंग वाली हो जाएगी आपकी बेस या फिर एडजस्टिंग साइड। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसकी ट्रिक ये है कि आप उस साइड को कैंसिल आउट कर दो जो ना गिवन हो ना फाइंड करनी हो। तो उस केस में जैसे यहाँ पे बेस है या इसको आप एडजस्टेंट कह रहे हो, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, क्योंकि या ना तो ये गिवन है, नॉट गिवन, और इसको पूछा भी नहीं गया, नॉट आस्क्ड। इसको गिवन भी नहीं किया उन्होंने और पूछा भी नहीं है, क्योंकि पूछा इन्होंने एक्स है, और एक्स क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऑपोजिट कह दो। तो अब हम यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लगाएं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर ओवर एच, या फिर आप इसको जो है वो ये भी कह सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों में से आप कोई भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आना है आपका। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आपने जो चीज गिवन नहीं है ना, उसको साइड कर देना है, उसको हटा देना है, ताकि आपके लिए इजी हो।
उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमें क्योंकि फाइंड क्या करना है एक्स, और थीटा क्या गिवन है 30, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, इसको आप एक्स लिख दो। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 14। यहाँ पे भी अगर आप देखो साइन 30, ऑपोजिट क्या है फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 14। ठीक हो गया। अब हमें क्योंकि जो है वो फाइंड करना है एक्स, तो हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना होगा। उसके लिए हम इस 14 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन आती है, वो ये है कि क्या ये 14 इस 30 से मल्टीप्लाई हो सकता है? कैन दिस 14 मल्टीप्लाई बाय 30? तो दैट इज नो, क्लियरली नो। क्यों? क्योंकि अगर आप बोर्ड मैथ्स का रूल याद करो, तो हमें ये पता है कि बोर्ड मैथ्स में जो ये ओ होता है, इसका मतलब होता है ऑपरेशंस। क्या मतलब होता है इसका? ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास साइन, कॉस, टेन, और फिर हमारे पास आती हैं पावर्स। मतलब सबसे पहले अगर साइन कॉस टेन है तो वो सॉल्व करेंगे, फिर पावर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखो, तो पहले हमें क्या जो है वो सॉल्व करना चाहिए। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें साइन कॉस टेन को सॉल्व करना चाहिए। तो हम इस 14 को 30 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले ये साइन हटाना है। पहले ये साइन सॉल्व करना होगा, उसके बाद ये 14 और 30 जो है आपस में हो सकते हैं, बट उससे पहले ही साइन सॉल्व हो जाएगा। तो उसको करने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आपने इस 14 को आगे लिखना है साइन से, इस तरह से। तो इस 14 को आप डायरेक्ट 30 से, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स नंबर्स को नंबर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि 14 30 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 14 30 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आगे आ जाएगा, और फिर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो 7 आ जाएगा। तो x जो है वो हमारा आ गया 7। x का हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इस तरह से यूज करते हैं। अब एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक एग्जांपल है ये, इसके अंदर हमारे पास एंगल इन्वॉल्व है क्योंकि एंगल गिवन है, और हमें फाइंड करना है एक्स। तो एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, यहाँ पर ऑपोजिट, और यहाँ वाली जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज, और एक्स हमें फाइंड करना है। तो एक्स हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा, जिसको हम बेस या एडजस्टेंट कहेंगे। तो हमें कौन-सी साइड क्रॉस करनी होगी? ये वाली, क्योंकि ना ये गिवन है, ना ये फाइंड करनी है। तो आपने जो है वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। आप कौन-सा रेशियो लगाएँगे? कैसे पता चलेगा? जो गिवन होगा। अब हमें एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक्स फाइंड करना है, तो उस हिसाब से आप क्या लगाओगे? और एक्स हमारा है बेस और एडजस्टेंट। तो अगर आप सो का टोआ से कर रहे हो, तो उस केस में आप ये डिसाइड करो कि हाइपोटेन्यूज और एडजस्टेंट गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज और एडजस्टेंट आप देखो तो कॉस के अंदर यूज होता है, बिकॉज दैट इज का, एडजस्टेंट और हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह से अगर आपको वो वाला याद है, तो उसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज यूज होगा। तो दैट इज कॉस बेस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक ही बात है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि थीटा हमें 20 गिवन है, बेस हमें एक्स है फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज हमारा 30 है, वही प्रोसीजर है, ये 30 आगे आ जाएगा और एक्स आ जाएगा। और अगर आप देखो, तो अगर आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करो एज इट इज जो लिखा हुआ है 30 कॉस 20, तो उसका आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 10.26। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.26। अब आप दूसरी एग्जांपल देखो। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया कि एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगेंगे। तो आप देखो, अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर या ऑपोजिट। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये रिमेनिंग हो गया, तो ये एडजस्टेंट, या फिर आप इसको बेस कह दोगे।
तो क्रॉस क्या करना है? ये क्रॉस करना है क्योंकि ना ये पूछा गया है, ना ही ये गिवन है। तो कौन-सी 2 साइड्स यूज़ हो रही हैं? एडजेसेंट एंड परपेंडिकुलर, ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट। तो इस केस में हमारे पास जो है वो 10 लगेगा। tan थीटा इज़ इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और हमें थीटा फाइंड करना है जिसको ये x कह रहे हैं। ऑपोजिट हमारे पास 4 है, एडजेसेंट हमारे पास 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि जब हमें, क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। तो x को सब्जेक्ट बनाना है तो ये tan उस तरफ शिफ्ट इस तरह होगा कि ये tan इनवर्स बन जाता है, और इनवर्स का मतलब है कि हम इसके ऊपर एक -1 की साइन बना देते हैं, और जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा, लेकिन काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये नई चीज़ है कि टैन इनवर्स किस तरह किया जाता है। अब सिंपली आपने कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू डालनी है। अब ये कैसे डालेंगे आप? ये चीज़, इसको आपने कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट, और ये एग्ज़ैक्ट आपने लिखना है इस तरह से, टैन, शिफ्ट दबाने से टैन इनवर्स खुद ही हो जाएगा, ठीक है? शिफ्ट दबा के 10 लिखना है, 4/3 लिखना है, और आपके पास जो आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 53.13। और आपने ये याद रखना है कि हम इनवर्स स्टेप जो है वो सिर्फ तभी करते हैं जब हमें एंगल फाइंड करना हो। ये साइड्स फाइंड करने के लिए कभी भी इनवर्स नहीं होता। तो ये भी एक चीज़ है कि इनवर्स स्टेप इज ओनली डन व्हेन एंगल इज टू बी फाउंड। तो जब एंगल फाइंड करना हो, सिर्फ उसी केस के अंदर हमें इनवर्स वाला स्टेप करना होगा। ठीक हो गया? अब हमने एक जो है वो कुछ जो है वो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी करने हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अब पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल PQR, RPQ इज 18। अब क्वेश्चन में ना जो एंगल्स हैं वो इस तरह से दिए हुए होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रीड करने नहीं आते। इसको रीड इस तरह करना है आपने कि RPQ, 3 आपको ना अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, उसमें बीच वाले अल्फ़ाबेट के ऊपर आपके पास इस तरह से हैट बनी हुई होगी। अब इस हैट का मतलब ये है कि वो इस P एंगल की बात कर रहे हैं, और हमेशा वो जो बीच में होगा ना उसके ऊपर हैट आती है। तो उसका मतलब होता है कि ये जो 18 एंगल दिया हुआ है ना वो R का है। सॉरी, वो पी का है, क्योंकि पी के ऊपर हैट आ रही है। तो यहाँ पे बना हुआ भी है, लेकिन अक्सर एग्जामिनर स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने के लिए वो बता देता है ये चीज़, यहाँ पे मार्क नहीं हुई होती। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो एक गलती ये करते हैं कि डायग्राम को देख के बस शुरू हो जाएंगे। वो क्वेश्चन नहीं रीड करते, वो कहते हैं भाई डायग्राम में सब गिवन है, लेकिन एग्जामिनर कभी-कभी डायग्राम में नहीं भी देता। फिर वो लंबे-लंबे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उनको ख्याल आता है चलो यार मैं क्वेश्चन पढ़ के देख लेता हूँ। फिर उन्होंने देखना होता है कि यार ये क्या था? ये तो चीज़ यहाँ मेंशन थी, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपने क्वेश्चन लाज़मी पढ़ना है। तो अब क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि पी एंगल 18 है और PQR 90 है, जो कि यहाँ बना हुआ भी है। अब यहाँ पे Q है तो Q मतलब Q वाला एंगल 90 होगा क्योंकि Q बीच में। फिर PR दिया हुआ है ये वाली साइड 4.5, और हमें फाइंड करना है PQ यानी कि ये वाली साइड। तो आपने इस साइड को फाइंड करना है। अब इस साइड को आपने फाइंड करना है, और आपने अब पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन-सी साइड जो है वो बेस है और कौन-सी साइड परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि हमें ये एंगल गिवन है, तो इस एंगल का मतलब है परपेंडिकुलर, या फिर आप इसको ऑपोजिट साइड भी कहते हो, वो ये है। और जो 90 वाली है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग है दैट इज़ बेस और एडजेसेंट। और आपने कौन-सी साइड काट लेनी है? ये वाली साइड, क्योंकि ये ना गिवन है और ना ही फाइंड करनी है। और यहाँ पे लगेगा क्या? क्योंकि एंगल इन्वॉल्व्ड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगेंगे। ठीक हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में यहाँ पे हमारे पास लगेगा कॉस। कॉस क्यों लगेगा? अच्छा, मैथ्स के अंदर फ़ॉर्मूलाज़ लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते। तो स्टूडेंट्स अक्सर पूरे-पूरे फ़ॉर्मूलाज़ लिखने में टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको सब पता है ऑलरेडी,
तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू बेस या फिर आप इसको एडजस्टेंट कह दो और हाइपोटेन्यूज। इसको लिखने के कोई मार्क्स नहीं है। सिवाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने के किसी भी फॉर्मूला के मार्क्स नहीं है। नो मार्क्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप काफ़ी स्टूडेंट्स की इतनी प्रैक्टिस हुई होती है, उनको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, दे जस्ट नो हाउ टू राइट इट। तो उसमें आपने टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो। सही हो गया? अब जो है वो क्या करना है आपने, फाइंड करना है आपने एक्स। अच्छा, सॉरी, ये कैंसल आउट नहीं होगा, ये कैंसल होगा क्योंकि हमें तो जो है वो ये हमें फाइंड करना है। तो एक्स ये हो गया, यही हमारा जो है वो बेस था, जिसको हम एडजस्टेंट भी कहते हैं। ये फाइंड करना है, इसको कैंसल करना है क्योंकि हमें ये नहीं फाइंड करना। अच्छा, अब आपने फाइंड करना है एक्स व्हिच इज़ बेस और हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है व्हिच इज़ 4.5। तो आपने 4.5 को उधर शिफ्ट किया, तो ये इस तरह से बन गया और आपने बेस फाइंड करना है। डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर में एज़ इट इज़ ये चीज़ पुट करनी है, तो आपका आंसर बेस को अच्छा, इट्स बेटर कि आप इसको पीक्यू लिखो, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने पीक्यू बोला है ना, तो वो पीक्यू लिखने से इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा है। तो अगर आप इसको बेस की जगह पीक्यू लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसका आंसर जो कैलकुलेटर में ना बहुत लंबा आएगा। अब स्टूडेंट्स एक गलती बहुत बड़ी क्या करते हैं कि उसको ना शॉर्ट लिख देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 4.2975 लिखा हुआ है और क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने सिक फिग कितने लिखने हैं या आपने डेसिमल प्लेस कितने लिखने हैं। तो आपको पूरा लिखना चाहिए आंसर। जितना आप बड़ा नंबर लिखोगे दैट इज़ मोर सेफर, क्योंकि मार्किंग स्कीम के अंदर इसका जो आंसर है वो लिखा हुआ होगा 4.3 फॉर इंस्टेंस। सही है। या फिर रेंज दी होती है ना मार्किंग स्कीम के अंदर कि यार जो आंसर है वो स्टूडेंट का 4.2 से लेके 4.3 तक जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अक्सर मार्किंग स्कीम में ये आंसर देख के कहते हैं यार ये कैसे आया, या फिर जो है वो कभी-कभी थोड़े से एक से ना आंसर चेंज होने से, फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर आ जाता है 4.95 और एग्ज़ाम में मार्किंग स्कीम में आपका 9 से लेके 5 तक लिखा हुआ है, लेकिन या फिर रेंज नहीं भी गिवन होती, किसी-किसी चीज़ में ऑब्वियस आंसर होता है लेकिन रेंज दी हुई होती है। और स्टूडेंट्स का कैलकुलेटर में एरर आने की वजह से या फिर क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कुछ डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफरेंट आती हैं। मतलब यहाँ पे आपका 9 की जगह 8 भी आ सकता है या फिर कुछ भी आ सकता है। तो उस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है कि हमारा आंसर गलत है, वो फिर से करते रहते हैं। या फिर आपका आंसर डायरेक्टली गलत आ जाता है। तो एग्ज़ामिनर हमेशा रेंज देता है, तो आपने कभी भी जो है उसको जो है वो सिक फिक में नहीं करना। कम मतलब जैसे अगर आप इसको यहाँ लिख दें 4.28, इस तरह से नहीं लिखना, आपने ये पूरा लिखना है एज़ इट इज़, ताकि एग्ज़ामिनर को जो है वो आइडिया हो जाए, या आपको अब जब आप मैपिंग स्कीम में अपने आंसर्स चेक करो, तो आपको पता चल जाए। अब है हमारे पास पार्ट बी के एबीसी गिवन है, सॉरी, एबीसी ट्रायंगल है, उसके अंदर एबी है 10.2 जो कि गिवन है, 6 मीटर जो है आपका एसी है, फिर एसी भी हमारा 90 है, एसी। अब हमें फाइंड करना है एबीसी, यानी कि हमें ये बी एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी एंगल इन्वॉल्व्ड है, तो ये ऑपोजिट साइन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑपोजिट कह दो इसको, यहाँ पर आप इसको परपेंडिकुलर कह दो, इस तरह से। और ये हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी ये वाली, ये तो हमारे पास गिवन नहीं है, ना फाइंड करनी है तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। तो डायरेक्टली आपने फाइंड करना है साइन ए बी सी। अब मैं थीटा की जगह ए बी सी लिखूंगी, दैट इज वेरी इम्प्रेसिव। तो इस तरह से आप लिखो, तो ये हो जाएगा साइन ए बी सी, दैट इज परपेंडिकुलर। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो, परपेंडिकुलर इज 6 और हाइपोटेन्यूज इज 10.2 और हमें एबीसी फाइंड करना है, तो आपने इन्वर्स करना होगा क्योंकि हमें साइन को उधर लेके जाना है। तो आपने लिखना है यहाँ पे एबीसी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6/10.2। तो ये हमारे पास हो जाएगा एबीसी इज इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के इस तरह से लिखोगे,
दैट इज 6/10.2। तो उसका आंसर आएगा 36.031,879। और एज इट इज आपने आंसर उसमें यहाँ पे यही लिखना होगा 1879। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में समझाने लगी हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करनी है। सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स को ये बात समझना ना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं। अच्छा, नहीं हो सकता। सही है। अब स्टूडेंट्स को ये बात समझना जरूरी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन है, जैसे कि इसको हम कहते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अब पेपर के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मेथड, और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं आंसर। अब सीन ये है कि अगर आपका क्वेश्चन 1 में मेथड सही है और आंसर भी सही है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2, अगर एक एक मार्क्स का आंसर हो फॉर इंस्टेंस। ठीक है, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में आपका मेथड सही था लेकिन आपका आंसर गलत, तब भी आपको 1 मार्क 1 मार्क मिल जाएगा। मतलब मेथड आपने सही किया लेकिन आंसर गलत आया है, कोई भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आ गई है, तो मेथड आपका सही था लेकिन आंसर गलत आ गया, तो 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका मेथड ही गलत है लेकिन आंसर आ गया, जैसे काफी लोग क्या करते हैं, आंसर्स पता होता है ना, कैसे भी करके आंसर्स ले आते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको लगता है आप बड़े एफिशिएंट हो लेकिन एग्जामिनर आपको 0 देगा। तो ये चीज आपने लाजमी समझनी है कि बेशक आपका आंसर गलत आ रहा है लेकिन मेथड सही है, तो आपको 1 मार्क उसका मिल जाएगा, मतलब आधे नंबर आपने मिल जाने हैं आपको। तो आपने मेथड के ऊपर फोकस करना है, आंसर के ऊपर फोकस नहीं करना। तो अगर आपने सही मेथड लगाया लेकिन कैलकुलेटर में आप गलती से आपने जल्दी-जल्दी में टाइम नहीं था, कोई 1-2 वैल्यू नीचे ऊपर-नीचे कर दी, तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरे तो मार्क्स चले गए। आपको सही मेथड के मार्क्स मिल जाएँगे। तो आपने फोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मेथड पे करना है। अब एक और क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स का, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी इज़ अ पॉइंट ऑन सीए, सीए के ऊपर डी एक पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड सच दैट बीडी इज़ 14.3। 14.3 है बीडी, और हमें फाइंड करना है एडी, यानी कि सिर्फ़ ये वाली साइड मांगी है हमसे। यहाँ से लेके ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। तो और इसके मार्क्स हैं 4, मतलब लंबा-चौड़ा मेथड होगा। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग-अलग डील करना है। अब इसमें जो है वो कितने ट्रायंगल्स हैं? अब जो स्टूडेंट समझ रहा है कि इसके अंदर जो है वो अ, 2 ट्रायंगल्स हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बड़ा ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये भी ट्रायंगल है। ये तीनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक हो गया? तो यहाँ पे हमने देख लिए 3 ट्रायंगल्स और 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये छोटा वाला। ये वाला भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 यहाँ है, और एक बड़ा वाला भी है। तो हमने 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स देख लिए और 3 ओवरऑल ट्रायंगल्स देख लिए। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें जॉइंट ट्रायंगल हो इस तरह से, या बीच में डायगोनल्स बने हुए हों, तो उस केस में हम दोनों ट्रायंगल्स को अलग-अलग अगर देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, जो स्टूडेंट्स प्रो प्लेयर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि अगर आप टाइम सेविंग के चक्कर में बिल्कुल ही बाद में जो है वो सिली मिस्टेक कर दो, इससे बहुत बेहतर है कि आप जो है इसको अलग-अलग बना लो। दोनों राइट एंगल्स को बना लो क्योंकि हमें एडी फाइंड करना है ना। तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, इसको अलग-अलग बना लिया, अब आपने बस इसको लेबल करना है। ये हमारा सी है
और हमने यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए बी, ये 6 था और ये है हमारा 10.2। इसी तरह से बड़ा ट्रायंगल देखो तो ये सी है और यहाँ पे डी है, ये बी है, ये 14.3 है और ये पूरी हाइट नहीं पता, क्योंकि अगर आप देखो तो हमें ये फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर हमारे पास ये पूरी लेंथ हो, तो हम ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं इस 6 को माइनस करके। तो हमें ये तो पता चल गया ये देख के कि अगर हमें ये पूरी लेंथ मिल जाए तो हमें x मिल जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करनी चाहिए पूरे क्वेश्चन में, ये पूरी लेंथ। बस हमें यही करना है और उसके बाद उसको 6 से माइनस कर देना है। अब ये पूरी लेंथ फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास इसके अंदर, क्योंकि हमें x फाइंड करना है, यहाँ पे हमारे पास ये साइड गिवन नहीं है और ये साइड गिवन है। अब 2 साइड्स अननोन है, तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए लाज़मी है कि हमें ये साइड पता होनी चाहिए। इस साइड को मालूम करने के लिए हम इस ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को, यस। तो ये मकसद था दोनों ट्रायंगल्स बनाने का। इस ट्रायंगल का फ़ायदा ही ये है कि हमें ये पता चलेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये बीसी तो सेम ही है ना, जो ये बीसी बड़े ट्रायंगल का था वही छोटे ट्रायंगल का है, बेस दोनों का सेम है। तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, बेस नहीं है सॉरी, ये कोई भी एक साइड कह दो इसको, तो ये और ये बराबर है। तो अगर हम यहाँ इस ट्रायंगल से ये फाइंड कर लें तो हमें ये भी पता चल जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे इसको फॉर इंस्टेंस हम इसको कह देते हैं, फॉर इंस्टेंस नहीं क्योंकि ये बीसी ही है तो हम इसको बीसी कहेंगे, ठीक है। और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर कोई एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है, एंगल्स नॉट इन्वॉल्व। बहुत कचरा हो गया। अच्छा, अ, इसके अंदर एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज हमारा 10.2 स्क्वायर है, फिर वही बात, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स फॉर्मूला लिखने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। बीसी फाइंड करना है हमें, 6 स्क्वायर हो जाएगा। 10.2 स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे 6 स्क्वायर को तो हमें बीसी स्क्वायर मिल जाएगा। कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर लिया, तो -36 हो जाएगा बीसी स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली हो जाएगा 68.04। तो बीसी का अगर आप स्क्वायर निकालो यानी कि √68.04, तो हमारे पास जो बीसी आ रहा है वो है 8.2486। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा भी होता है ना कि अगर हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में या 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आके ये वैल्यू यूज होती है। जैसे ये वैल्यू अभी फाइनल आंसर नहीं है हमारा, ये वैल्यू अभी इसमें यूज होनी है, तो अगर आप पहले ही इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो फिर वो आंसर उतना एक्यूरेट नहीं आता। अब आपने क्या करना है, सिंपल, हमें बीसी मिल गया, ये हमें मिल गया हमारा 8.2486। अब हम एक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी आपके एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है तो आप पाइथागोरस लगाओगे। तो पाइथागोरस का मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा 14.3 का स्क्वायर, 8.2486 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बल्कि एक्स नहीं बोलेंगे हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, हमें सी डी स्क्वायर निकालना है, सी डी का स्क्वायर। सो दैट विल बिकम 14.3 का स्क्वायर आप निकालो कैलकुलेटर में, 204.49। ये इसका स्क्वायर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में, नहीं, इसका स्क्वायर, हाँ ये था, इसका स्क्वायर ये था ना 68.04, तो ये हो जाएगा 68.04 प्लस सी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर हो जाएगा दोनों को माइनस करके 136.45, और सी डी आ जाएगा 11.681, ये स्क्वायर रूट करने के बाद है। अब आपका आंसर ये भी नहीं है, फाइनल आंसर तो ये भी नहीं है ना, फाइनल आंसर आपका क्या है? फाइनल आंसर आपका है, इसको 6 से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास सी डी आया है, ये पूरा आया है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है सी डी, दैट इज 11.6812। तो आपने क्या करना है, 11.6812 में से आपने माइनस करना है 6, तो आंसर आ जाएगा 5.6812। ये आपका फाइनल आंसर होगा।
इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 5.6812 मीटर्स, ये आंसर है। ठीक हो गया? अच्छा, तो पास्ट पेपर्स में इस तरह से मिक्स मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, सही है। एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि टू बोट्स आर एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू, ये पी है, ये क्यू है। आर एस इज अ वर्टिकल क्लिफ ऑफ हाइट 52 मीटर्स, आर एस, ठीक है। फिर है पी एस क्यू इज 10, पी एस क्यू यानी कि ये एंगल, और क्यू एस आर इज 55 यानी कि क्यू एस आर जो है वो 55 है। स्टेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा ये हम आगे करेंगे, सीखेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह कैसे आएगा, तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। अभी हमारा मकसद है ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस पी क्यू बिटवीन द बोर्ड्स, हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस। मेन क्वेश्चन है ये। यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स हमारे बनेंगे, ठीक है। दो ट्रायंगल्स कौन से बनेंगे जो यूज होंगे, दोनों 90 वाले यूज होंगे, ठीक है। अब एक एंगल है आपका ये, हाँ रेक्टेंगल ही बन गया। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, डिफरेंट नहीं, वो 90 नहीं बना, सीधी लाइन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है एस और क्यू। एस हमारा है यहाँ पे 55, ये हमारा है 52, और यहाँ पे हमारे पास है बड़ा ट्रायंगल दैट इज एस आर पी, ठीक है। ये हमारा टोटल 65 होगा। तो टोटल 65 कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये हुआ ऐसे 55 प्लस 10, क्योंकि हम बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं तो बड़ा ट्रायंगल में इस दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, तो ये 65 होगा, यानी कि 55 प्लस 10 तो 65, ठीक हो गया। और ये हमारा 90 था, तो ये हमारा जो है वो 52 ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा पी था, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है ये लाइन पी क्यू। अब ये पी क्यू लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो ये क्यू आर भी होना चाहिए, इसको हम, ये क्यू आर होना चाहिए हमारे पास, दूसरा ये पी आर होना चाहिए, तब हम पी क्यू फाइंड करेंगे। पी आर भी चाहिए, ये दोनों लाइंस चाहिए, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा। अब हमें क्यू आर भी चाहिए और पी आर भी चाहिए, दोनों दोनों ट्राइंगल्स में से आएंगी, तो हमें तो ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल ये है, तो ये ऑपोजिट साइड हमारी क्या हो जाएगी, इसको आप जो भी ले लो, नहीं बल्कि एंगल्स इन्वॉल्व है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगे, तो इसको आप परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड कह दोगे। ये हाइपोटेन्यूज साइड है, इस साइड को हम बेस या एडजेसेंट कह देंगे, और यूज क्या क्या हो रहा है, ये नहीं यूज हो रहा, सो काट दो। क्या बचेगा हमारे पास, फाइंड क्या करना है, ये वाली साइड ना, क्यू आर, तो टर्म यूज होगा, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा हमारे पास 1055 है, ये हमारा क्यू आर जो हमें फाइंड करना है, और ये है 52, तो 52 tan 55 इज इक्वल्स टू क्यू आर, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करो, क्यू आर की लेंथ आएगी 74.2639। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल में हमारे पास फाइंड करनी है हमें पी आर, ये फाइंड करना है हमें, ये फाइंड करना है हमें। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 65 मतलब एंगल दिया हुआ है, इसका ऑपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ऑपोजिट, ये हो जाएगा बेस और एडजस्टेंट। यहाँ पे फिर हमारा ये हाइपोटेन्यूज यूज नहीं हो रहा, इस बेचारे को निकाल दो। अब कह रहा है कि फिर वही tan यूज होगा, tan 65 इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन 52, तो ये हो जाएगा 52 tan 65 इज इक्वल्स टू पी आर, और पी आर आप कैलकुलेटर में पुट करो तो आएगा 111.5, बहुत मैसी हो रहा है काम, जगह कम की वजह से, 514
नहीं, ये हमारा आंसर थोड़ी है, सही है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमने ये देखा कि हमें दोनों लेंथ्स चाहिए थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीक्यू चाहिए था, तो पीक्यू आएगा। पीक्यू निकालने के लिए आपने 111 बड़ी वाली को छोटी से माइनस कर देना है। 74.2639 से माइनस करना होगा, कैलकुलेटर में डालो और आंसर निकालो, तो दैट बिकम्स 37.2507। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये थी राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस। अभी तो पास्ट पेपर सेशन अलग होगा, उसके अंदर और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें और पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नॉन राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे। अभी हमने सारे राइट एंगल ट्राइंगल के सिनेरियोस किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में किस तरह के फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो सब देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।